क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर आप 24,000 फीट की ऊंचाई पर एक विमान में बैठे हों और अचानक आपके सिर के ऊपर की पूरी छत गायब हो जाए, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होगा? चारों तरफ सिर्फ खुला आसमान हो, करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं विमान के अंदर घुस रही हों, तापमान -45 डिग्री सेल्सियस हो और इतनी ऊंचाई पर सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन भी न हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी खौफनाक स्थिति में भी एक विमान जमीन तक पहुंचा था, और उसे भी हैरान करने वाली बात यह है कि विमान का एक बड़ा हिस्सा हवा में ही गायब हो चुका था। विमान में सवार 90 लोगों की जिंदगी अब सिर्फ पायलटों के फैसलों पर टिकी हुई थी। उनके सामने एक ऐसा विमान था जिसे सामान्य परिस्थितियों में भी नियंत्रित करना मुश्किल होता। क्या वे इस टूटे हुए विमान को सुरक्षित जमीन पर उतार पाए, या फिर 24,000 फीट की ऊंचाई पर शुरू हुआ यह खौफनाक सफर उनका आखिरी सफर बनने वाला था? यह कहानी है अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की। यह कहानी 28 अप्रैल 1988 की है। हवाई के हिलो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दोपहर का समय था। अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 उस दिन की 7वीं उड़ान के लिए तैयार थी। विमान का नाम था क्वीन लिलिउओक्लानी, जो हवाई की आखिरी रानी के सम्मान में रखा गया था। यह कोई साधारण विमान नहीं था। यह बोइंग 737 था, जिसे छोटी और मध्यम दूरी की उड़ानों के लिए एक भरोसेमंद विमान माना जाता था। लेकिन इस विमान की एक खास बात थी। यह लगभग 19 साल पुराना था। इस दौरान यह 35,419 घंटे की उड़ान पूरी कर चुका था और करीब 89,990 उड़ान चक्र पूरे कर चुका था। यानी इस विमान ने हजारों बार उड़ान भरी और जमीन पर वापस उतरा था। उस दिन फ्लाइट 243 को होनोलुलु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाना था। यह दूरी लगभग 400 किलोमीटर थी और सामान्य परिस्थितियों में यह सफर केवल 35 मिनट का था। यह मार्ग विमान के लिए बिल्कुल नया नहीं था। वह इससे पहले भी हजारों बार इस तरह की उड़ान भर चुका था। विमान के कप्तान थे 46 वर्षीय रॉबर्ट शॉन्स्टाइमर। उनके पास 12 साल का अनुभव और कुल 8,500 घंटे की उड़ान का अनुभव था। इनमें से 6,700 घंटे उन्होंने बोइंग 737 पर बिताए थे। वे शांत स्वभाव और अनुभवी पायलट के रूप में जाने जाते थे। उनके साथ सह पायलट थी मिमी टॉम्किंस। मिमी के पास भी काफी अनुभव था। उन्होंने कुल 8,000 घंटे की उड़ान भरी थी, जिनमें से 3,500 घंटे बोइंग 737 पर थे। विमान परिचारिकाओं की टीम में जिन टोमेटा, मिशेल होंडा और वरिष्ठ विमान परिचारिका क्लारा बेल लंसिंग शामिल थी। क्लारा 58 साल की थी और उन्होंने अलोहा एयरलाइंस में 37 वर्षों तक काम किया था। वे यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय थी और अपने लंबे अनुभव के कारण चालक दल की महत्वपूर्ण सदस्य थी। धीरे धीरे यात्री विमान में बैठने लगे। कुल 90 यात्री इस उड़ान में सवार हुए। यात्रियों में गेल यामामोटो नाम की एक महिला भी थी। विमान में चढ़ते समय उन्होंने विमान के बाहरी हिस्से में कुछ अजीब देखा। उन्होंने कुछ देर उस हिस्से को देखा, लेकिन उस समय उन्हें लगा कि शायद यह कोई सामान्य बात होगी। उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। किसी को उस समय अंदाजा नहीं था कि विमान के बाहरी हिस्से में दिखाई देने वाली वह छोटी सी बात आगे चलकर इस पूरी घटना में महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। दोपहर 1:25 पर फ्लाइट 243 ने उड़ान भरने की अनुमति प्राप्त की। विमान रनवे पर आगे बढ़ा और कुछ ही देर में आसमान में उड़ गया। मौसम साफ था। हवा में कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिससे पायलटों को चिंता करनी पड़े। विमान सामान्य तरीके से ऊपर उठता गया और कुछ ही मिनटों में अपनी निर्धारित ऊंचाई यानी 24,000 फीट तक पहुंच गया। कॉकपिट में सब कुछ सामान्य था। पायलट अपने परिचित मार्ग पर उड़ रहे थे और हल्की फुल्की बातचीत कर रहे थे। केबिन में भी सब कुछ सामान्य था। यात्री अपनी सीटों पर बैठे थे। विमान परिचारिकाएं अपनी नियमित जिम्मेदारियां निभा रही थी। नाश्ता और पेय पदार्थ यात्रियों को दिए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह भी बाकी हजारों उड़ानों की तरह एक सामान्य और सुरक्षित यात्रा होगी। लेकिन विमान के अंदर मौजूद लोगों को पता नहीं था कि यह शांति ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं है। कुछ समय बाद विमान की छत से हल्की सी चरमराहट की आवाजें आने लगी। आवाज बहुत तेज नहीं थी। किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन विमान की संरचना के अंदर पहले से मौजूद कमजोरी अब एक बेहद खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रही थी। और फिर
दोपहर 1:48 पर सब कुछ बदल गया। विमान उस समय माउई से करीब 43 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने विमान के शरीर को एक ही झटके में चीर दिया हो। पूरा विमान जोर से हिल गया। यात्रियों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है, और अगले ही पल उन्हें जो दिखाई दिया वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। विमान की छत का लगभग 18 फीट लंबा हिस्सा गायब हो चुका था। जहां कुछ सेकंड पहले तक विमान की छत थी, वहां अब सिर्फ खुला आसमान दिखाई दे रहा था। करीब 500 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा सीधे विमान के अंदर घुस रही थी। तेज दबाव और हवा के कारण सामान अपनी जगह से उखड़कर हवा में उड़ने लगा। विमान के धातु के टुकड़े टूटकर पंखों और इंजन से टकराने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। यात्री अपनी सीटों पर खुद को पकड़कर बैठे थे। कई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन इस हादसे का सबसे भयानक हिस्सा अभी सामने आना बाकी था। वरिष्ठ विमान परिचारिका क्लारा बेल लंसिंग यात्रियों की सेवा कर रही थी। अचानक टूटे हुए हिस्से से आई तेज हवा ने उन्हें विमान के बाहर खींच लिया। वे विमान से बाहर चली गई और फिर कभी वापस नहीं मिल सकी। कुछ ही सेकंड में एक सामान्य उड़ान एक जानलेवा आपात स्थिति में बदल चुकी थी। यात्रियों में कई लोग घायल हुए। टूटे हुए धातु के टुकड़ों से शरीर पर कट लगे। कुछ यात्रियों को टूटे तारों से बिजली का झटका लगा। कई लोगों के चेहरे और शरीर पर चोट और झुलसने के निशान आए। लेकिन समस्या सिर्फ चोटों तक सीमित नहीं थी। विमान की ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली भी प्रभावित हो चुकी थी। छत के टूटने के कारण यात्रियों तक ऑक्सीजन मास्क ठीक से नहीं पहुंच पा रहे थे। 24,000 फीट की ऊंचाई पर यह बेहद गंभीर समस्या थी। इतनी ऊंचाई पर हवा पतली होती है और ऑक्सीजन की कमी कुछ ही समय में यात्रियों को बेहोश कर सकती है। पायलटों के पास अब ज्यादा समय नहीं था। उधर कॉकपिट में भी हालात सामान्य नहीं थे। धमाके के दौरान सह पायलट मिमी टॉम्किंस को तेज झटका लगा। कॉकपिट में मलबा और इंसुलेशन का सामान फैल गया। जब कैप्टन रॉबर्ट ने अपनी सीट से बाईं तरफ देखा तो उनके सामने ऐसा दृश्य था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। कॉकपिट का दरवाजा गायब था और उसके पीछे सिर्फ खुला आसमान दिखाई दे रहा था। विमान के आगे वाले यात्री केबिन की छत का बड़ा हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन कैप्टन रॉबर्ट ने घबराने के बजाय तुरंत स्थिति को समझने की कोशिश की। उन्हें पता था कि सबसे पहले विमान को कम ऊंचाई पर लाना जरूरी है। अगर विमान 24,000 फीट पर ज्यादा देर तक रहता तो ऑक्सीजन की कमी यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। उन्होंने फैसला किया कि विमान को जल्द से जल्द 10,000 फीट से नीचे लाया जाएगा। कॉकपिट में ऑक्सीजन प्रणाली काम कर रही थी, इसलिए पायलटों ने अपने ऑक्सीजन मास्क पहन लिए। इसके बाद आपातकालीन तेजी से नीचे उतरने की प्रक्रिया शुरू की गई। विमान की गति करीब 280 से 290 नॉट्स तक बढ़ा दी गई ताकि वह जल्दी निचली ऊंचाई तक पहुंच सके। लेकिन अब विमान की संरचना को भारी नुकसान हो चुका था। नीचे आते समय विमान दाएं बाएं झूलने लगा। तेज हवाएं और विमान के अंदर तथा बाहर के दबाव का अंतर स्थिति को और खराब कर रहे थे। किसी भी समय विमान का नियंत्रण बिगड़ सकता था। इसी दौरान मिमी टॉम्किंस ने हवाई यातायात नियंत्रण को आपात स्थिति की जानकारी देने की कोशिश की। उन्होंने आपातकालीन कोड 7700 डालने की कोशिश की। यह कोड बताता है कि विमान गंभीर आपात स्थिति में है, लेकिन संचार प्रणाली में समस्या के कारण इसे ठीक से दर्ज नहीं किया जा सका। उन्होंने रेडियो पर संदेश देने की कोशिश की, लेकिन विमान के टूटे हिस्से से आने वाली तेज हवा की आवाज इतनी ज्यादा थी कि उनकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। कॉकपिट में पायलटों के लिए एक दूसरे से बात करना भी मुश्किल हो गया था। दूसरी तरफ केबिन में यात्री अपनी सीटों को पकड़कर किसी तरह खुद को संभाल रहे थे। विमान परिचारिका जेन टोमेता को सिर में चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने यात्रियों को शांत रखने की कोशिश की। मिशेल होंडा भी गिरने के बाद तुरंत खड़ी हुई और यात्रियों को जीवन रक्षक जैकेट पहनने के निर्देश देने लगी। वे जानती थी कि किसी भी क्षण विमान को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ सकती है। अब पायलटों के पास सिर्फ एक लक्ष्य था, किसी भी तरह विमान को सुरक्षित जमीन तक पहुंचाना। उन्होंने विमान को मोड़कर माउई द्वीप के काहुलुई हवाई अड्डे की ओर ले जाने का फैसला किया। यह सबसे नजदीकी उपयुक्त हवाई अड्डा था, लेकिन सवाल यह था कि क्या इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त विमान वहां तक पहुंच पाएगा।
हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारी भी अब चिंतित थे। वे देख रहे थे कि विमान असामान्य तरीके से तेजी से नीचे आ रहा है। उन्होंने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं मिला। कुछ समय के लिए नियंत्रण कक्ष में सिर्फ चुप्पी थी। किसी को नहीं पता था कि विमान के अंदर क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद रेडियो पर हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज नियंत्रण कक्ष के लिए उम्मीद की किरण थी। चालक दल ने बताया कि उन्हें एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि विमान परिचारिकाओं से संपर्क नहीं हो पा रहा था और यह पता नहीं था कि कितने यात्री घायल हैं। अब हवाई अड्डे पर आपातकालीन तैयारियां शुरू कर दी गई। धमाके के केवल 3 मिनट बाद विमान लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई तक नीचे आ चुका था। इसके बाद वह 10,000 फीट के करीब पहुंच गया। कैप्टन रॉबर्ट ने विमान की गति घटाकर लगभग 210 नॉट्स कर दी। कम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विमान के अंदर का दबाव कुछ बेहतर हुआ। पायलटों ने ऑक्सीजन मास्क हटाए और हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क करने की कोशिश की। मिमी ने बताया कि विमान में अचानक दबाव खत्म होने की गंभीर स्थिति पैदा हुई है, लेकिन रेडियो पर तेज शोर के कारण हर बात साफ नहीं समझी जा रही थी। बाद में हवाई यातायात नियंत्रण ने रडार पर आपातकालीन कोड 7700 देखा और उन्हें समझ आया कि मामला बहुत गंभीर है। विमान अब सांस लेने लायक ऊंचाई पर था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। मिमी ने दोबारा संपर्क कर बताया कि विमान का एक बड़ा हिस्सा गायब है, लेकिन रेडियो की खराब स्थिति के कारण यह संदेश भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया। अब सभी की नजरें सिर्फ एक चीज पर थी, क्या यह विमान रनवे तक पहुंच पाएगा? पायलटों ने लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन विमान की संरचना को हुए नुकसान के कारण लैंडिंग सामान्य नहीं होने वाली थी। उन्होंने लैंडिंग गियर नीचे किया। तभी एक और समस्या सामने आई। आगे वाले पहिए के सही स्थिति में आने की पुष्टि करने वाली रोशनी नहीं जली। इसका मतलब था कि पायलटों को यह निश्चित रूप से पता नहीं था कि आगे वाला पहिया पूरी तरह नीचे आया है या नहीं। अगर पहिया सही स्थिति में नहीं होता तो लैंडिंग के दौरान विमान का अगला हिस्सा रनवे से टकरा सकता था। आग लगने या विमान के पलटने का भी खतरा था। कैप्टन रॉबर्ट के सामने अब बेहद कठिन फैसला था। क्या वह विमान को और समय देकर पहिए की जांच करे या फिर बिना देरी किए लैंडिंग की कोशिश करे? विमान की हालत और यात्रियों की स्थिति देखते हुए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। लैंडिंग अब करनी ही थी। मिमी ने हवाई यातायात नियंत्रण को बताया कि आगे वाले पहिए की स्थिति की पुष्टि नहीं हो पा रही है। इसके बाद अतिरिक्त एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को तैयार रहने के निर्देश दिए गए, लेकिन मौसम भी उनका साथ नहीं दे रहा था। माउई के उत्तरी हिस्से में तेज व्यापारिक हवाएं चल रही थीं। इन हवाओं के कारण विमान को नियंत्रित करना और मुश्किल हो गया। कैप्टन ने विमान के फ्लैप्स को उचित स्थिति में रखने का निर्देश दिया और लैंडिंग की अंतिम गणनाएं शुरू की। रनवे की लंबाई और विमान की स्थिति को देखते हुए लैंडिंग की गति सामान्य से अधिक रखनी जरूरी थी। विमान की गति लगभग 281 किलोमीटर प्रति घंटे रखने की गणना की गई, लेकिन जैसे जैसे विमान नीचे आ रहा था वह असामान्य रूप से हिल रहा था। हर सेकंड महत्वपूर्ण था। केबिन में मिशेल होंडा ने यात्रियों को जोर से निर्देश दिया कि वे अपने सिर नीचे करें और आगे की ओर झुक जाएं। वह चाहती थी कि लैंडिंग के दौरान किसी झटके की स्थिति में यात्री सुरक्षित रहे। उन्होंने घायल और बेहोश जेन टोमिता को भी संभाल कर रखा। अब विमान रनवे के बिल्कुल करीब था। तभी कैप्टन रॉबर्ट ने देखा कि विमान बाईं ओर झुक रहा है। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि एक और गंभीर समस्या पैदा हो गई है। नंबर 1 इंजन बंद हो चुका था। अब विमान सिर्फ एक इंजन के सहारे उड़ रहा था। कैप्टन ने इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की। प्रज्वलन प्रणाली को सक्रिय किया गया, लेकिन दोनों प्रणालियों के काम करने के बावजूद इंजन दोबारा शुरू नहीं हुआ। अब स्थिति बेहद खतरनाक थी। विमान की छत का बड़ा हिस्सा गायब था। आगे वाले पहिए की स्थिति की पुष्टि नहीं थी और अब केवल एक इंजन काम कर रहा था, लेकिन सामने रनवे था। कैप्टन रॉबर्ट के पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने विमान को अंतिम लैंडिंग के लिए आगे बढ़ाया। दोपहर 1:58 पर फ्लाइट 243 करीब 318 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रनवे नंबर 2 पर उतरी। जैसे ही विमान जमीन से टकराया, कैप्टन रॉबर्ट ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाए। सह पायलट मिमी टॉम्किंस ने काम कर रहे इंजन पर रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल किया।
दोनों पायलटों की कोशिश से विमान की गति धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ सेकंड बाद विमान रनवे पर सुरक्षित रूप से रुक गया। एक पल के लिए जैसे सभी की सांसें थम गई थीं। फिर राहत की सांस ली गई। वे बच गए थे। आपातकालीन निकासी स्लाइस तुरंत सक्रिय की गई। यात्रियों को जल्दी जल्दी विमान से बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया गया। हवाई अड्डे पर पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं थी, इसलिए स्थानीय ट्रकों और पर्यटक वाहनों का भी इस्तेमाल घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए किया गया। इस हादसे में कुल 65 लोग घायल हुए, जिनमें से 8 की हालत गंभीर थी। कैप्टन और चालक दल ने आखिरी क्षण तक यात्रियों की मदद की और उन्हें विमान से सुरक्षित बाहर निकालने में सहायता की, लेकिन एक व्यक्ति वापस नहीं आया। वह थी वरिष्ठ विमान परिचारिका क्लारा बे लंसिंग। अमेरिकी तटरक्षक बल ने काहुलुई के तट पर 3 दिनों तक व्यापक खोज अभियान चलाया, लेकिन क्लारा का कोई सुराग नहीं मिला। उनका परिवार और उनके साथ काम करने वाले लोग इस घटना से गहरे सदमे में थे। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने जांच शुरू की। जांचकर्ताओं ने विमान के मलबे और बचे हुए ढांचे का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि विमान की छत का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह फट चुका था। विमान के बाईं तरफ वी आकार की दरारें थीं, जबकि दाईं तरफ की धातु लगभग 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई थी। जांच में यह भी पता चला कि विमान की संरचना में कई जगह धातु कमजोर हो चुकी थी। छोटी छोटी दरारें लंबे समय से मौजूद थी और धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। विमान पर कई जगह मरम्मत के पैच भी मौजूद थे। यह इस बात का संकेत था कि विमान लंबे समय से भारी इस्तेमाल में था। जांच के अनुसार विमान ने 75,000 उड़ान चक्रों की सीमा पार कर ली थी, फिर भी उसका लगातार इस्तेमाल किया जा रहा था। इस हादसे के पीछे सिर्फ विमान की उम्र जिम्मेदार नहीं थी, रखरखाव में हुई लापरवाही भी एक बड़ा कारण थी। विमान की संरचना में इस्तेमाल चिपकाने वाला पदार्थ नमी वाले वातावरण में धीरे धीरे कमजोर हो गया था। इसके कारण विमान की संरचना पर पड़ने वाला तनाव कुछ खास हिस्सों पर केंद्रित होने लगा। धीरे धीरे वहां छोटी छोटी दरारें बनने लगी। समय के साथ ये दरारें बढ़ती गईं, लेकिन उन्हें समय रहते पहचाना और ठीक नहीं किया गया। बोइंग ने पहले ही एयरलाइनों को ऐसी संभावित समस्या के बारे में चेतावनी दी थी। नियमित रखरखाव जांच और विशेष रूप से दरारों को फैलने से रोकने वाली पट्टियों की जांच की सलाह दी गई थी, लेकिन अलोहा एयरलाइंस में इन निर्देशों का पर्याप्त रूप से पालन नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि विमान की संरचना अंदर ही अंदर कमजोर होती रही और आखिरकार 28 अप्रैल 1988 को वह कमजोरी एक भयानक हादसे में बदल गई। एक ऐसी दरार जिसे जमीन पर रहते हुए पहचाना जा सकता था, आसमान में जाकर विमान की छत को ही फाड़ गई। यह हादसा विमानन उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गया, लेकिन इस पूरी घटना में सबसे रिमार्केबल बात थी पायलटों और चालक दल की सूझबूझ। सोचिए, एक विमान जिसकी छत का 18 फीट लंबा हिस्सा हवा में गायब हो चुका था, जिसमें ऑक्सीजन की समस्या थी, जिसके अंदर कई यात्री घायल थे, जिसके आगे वाले पहिए की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, और फिर उसका एक इंजन भी बंद हो गया। इसके बावजूद कैप्टन रॉबर्ट शॉ स्टाइमर और सहपायलट मिमी टॉम्किंस ने अपना नियंत्रण नहीं खोया। उन्होंने एक एक समस्या का सामना किया। पहले विमान को सुरक्षित ऊंचाई पर लाया, फिर हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क किया, फिर लैंडिंग गियर की समस्या के बावजूद लैंडिंग की तैयारी की, और आखिर में एक इंजन के सहारे विमान को रनवे पर उतार दिया। यह सिर्फ एक सफल लैंडिंग नहीं थी, यह अनुभव, प्रशिक्षण, सूझबूझ और हिम्मत का परिणाम था। 1996 में होनोलुलु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्लारा बे लंसिंग की याद में एक स्मारक बनाया गया। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 आज भी विमानन इतिहास की सबसे अविश्वसनीय घटनाओं में गिनी जाती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि किसी विमान की सुरक्षा सिर्फ उसके इंजन या तकनीक पर निर्भर नहीं करती। समय पर किया गया रखरखाव, छोटी सी समस्या को गंभीरता से लेना और संकट के समय सही फैसला लेना, ये सभी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और शायद इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, हालात कितने भी भयानक क्यों ना हो, सही समय पर लिया गया फैसला और हिम्मत असंभव को भी संभव बना सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी विमान हादसों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे विमान हादसे की कहानी जिसे सुनकर शायद आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सुरक्षित रहिए।